Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्टेट स्पीड टेस्ट में स्वागत है। आज हमारे सामने स्पीड का टेस्ट नंबर 38 है, जिसमें हम जीएस के सारे क्वेश्चन करेंगे और आज देखेंगे जीएस के कौन से अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आए हुए थे। उनके 4 ऑप्शन हैं, एक सही है, 3 गलत हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आपके सामने आ चुका है बोर्ड पे, स्क्रीन पे। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश सिचुएटेड बिटवीन द विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस अक्षांश और देशांतर के बीच स्थित है? आपको बताना है इसका क्या सही आंसर है। सबसे पहला ऑप्शन जो है वो हमारा आपके सामने है। सबसे पहला ऑप्शन कहता है 23 डिग्री 52 मिनट लैटिट्यूड से 30 डिग्री 28 मिनट लैटिट्यूड फ्रॉम 7 टू, या फ्रॉम कर लें 77 डिग्री 3 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। हिंदी में बात करें अगर 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, या 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन बी कहता है 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड टू 31 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, 77 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 84 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, मतलब 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, यह 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी कहता है 22 डिग्री से 56 मिनट नॉर्थ लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड टू 32 डिग्री 22 नॉर्थ लैटिट्यूड फ्रॉम 75 डिग्री 27 ईस्ट लॉन्गिट्यूड टू 84 2.42 ईस्ट लैटिट्यूड। लास्ट है नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्या है इसका सही आंसर? आइए हम देखें, आइए हम इस सही आंसर को जानने का प्रयास करते हैं। जो इसका हमारा सही आंसर है वो क्या है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं अपने उत्तर प्रदेश की, तो जो हमारा उत्तर प्रदेश है वो मैप के अकॉर्डिंग कुछ इस तरह से बना हुआ है। ऐसे हम अपने देखते हैं उत्तर प्रदेश के सीमाओं को, इस तरह से देखते हैं उत्तर प्रदेश को। तो उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? सबसे पहले अक्षांश या देशांतर को जानने के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहूँगा। इसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। ऊपर से जो रेखाएं नीचे की ओर आती हैं, इस संयोजन में उन रेखाओं को हम देशांतर कहते हैं। वो सभी देशांतर की रेखाएं होती हैं। लेकिन जो रेखाएं लेटी हुई लाइनों के रूप में पृथ्वी के ऊपर पाई जाती हैं, उन सभी लाइनों को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। तो अगर हम देखें तो भारत का जो अक्षांशीय माफ करिए, उत्तर प्रदेश का जो अक्षांशीय है, तो उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय आपको मिलेगा लगभग, अगर हम कहें तो इस तरह की लाइनें और इस तरह की लाइनों का प्रसार मिलेगा, जिसमें से हम ये देख पाएंगे कि ये 23 डिग्री से लेकर और ये 52 डिग्री के मध्य में। तो 23 डिग्री से 52 डिग्री, माफ करें 52 ना करके 31 कर लें तो ज़्यादा सुटेबल है। ये जो है 23 डिग्री से लेकर और ये हो जाएगा आपका 31 डिग्री तक। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो बी वाला है 23 डिग्री से 31 डिग्री, और अगर पूर्वी देशांतर में बात करते हैं हम लोग तो 77 डिग्री ईस्ट से लेकर और 84 डिग्री वेस्ट तक। तो ये है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों वो करेक्ट है। उत्तर प्रदेश का अक्षांश 23 डिग्री उत्तर लैटिट्यूड से 31 डिग्री उत्तर माने नॉर्थ लैटिट्यूड तक है। 77 डिग्री पूरब से लेके 84 डिग्री पूरब तक इसका जो है विस्तार फैला हुआ है। ऐसे में हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही आंसर है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखें, हमारा अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने भौगोलिक मंडलों में विभाजित किया गया है? अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश को भौगोलिक मंडलों को विभाजन की बात करें अगर हम, तो उत्तर प्रदेश के जो भौगोलिक मंडल हैं जो किस हिसाब से बांटे गए हैं, किस हिसाब से उन्हें दिया गया है, अगर हम मान लेते हैं ये इस तरह का कुछ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, तो उत्तर प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रों को अगर हम देखें तो लगभग 5 तरह के अलग अलग भौगोलिक परिक्षेत्रों में जो है हमने इनको बांट रखा है। 5 अलग अलग तरह के क्षेत्रों में आपका ये प्रमाण मिलेगा, 1 2 3 4 और 5। तो ये 5 हो जाएगा इसका सही आंसर प्यारे बच्चों। इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? 5।
तो कितने भौतिक भौगोलिक मंडल हैं? तो अगर हम कहें भौतिक भौगोलिक मंडल या भौतिक मंडल, तो भौतिक मंडलों को 5 क्रम में बांटा गया है। अच्छा, अगर सामान्य तरीके से अगर कभी आपसे पूछा जाए यूपी में कितने मंडल हैं, तो यूपी में 18 मंडल हैं। और अगर हम ये कह दें जिलों की संख्या कितने हैं, जिले या कितने हैं, तो जिलों की संख्या के लिए आप बता देंगे यहाँ 75 जिले 18 मंडल। इस तरह का क्रम जो है ये विभाजित है, या जो क्रम बना हुआ है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है कि व्हाट इज द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ द उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा कितनी है? आपको बताना है उत्तर प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा जो है वो कितनी है। तो उत्तर प्रदेश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा जो है वो लगभग 650 किलोमीटर है। आइए एक बार देखते हैं हम लोग इसको। ये मान लीजिए कि ये ऐसे उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ऐसे करके, ऐसे आप देख रहे हैं, ये ऐसे। तो ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो पूर्वी सीमा अगर हम कहें तो पूर्वी सीमा लगभग 650 किलोमीटर है, जबकि पश्चिमी सीमा जो है वो 230 किलोमीटर है। और पूरे उत्तर प्रदेश का अगर आप क्षेत्रफल देख लेंगे तो हो जाएगा वो लगभग 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये इतना फैला हुआ है, 2,40,928 किलोमीटर। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर बी जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। आंसर बी जो है वो बिल्कुल सही है। तो जो भी बच्चे हमारे बी के साथ में गए हैं या बी आंसर उन्होंने किया होगा वो बिल्कुल सही जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस, देख लीजिए आंसर आपको बी मिल गया है। बी क्या है इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को किस दिन, निम्नलिखित में से किस दिन उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया है। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग डे प्रेजेंट एज अ फ्रॉम द उत्तर प्रदेश केम इनटू बीइंग। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले 1858 में उत्तर प्रदेश को अवध प्रांत या सामान्य तौर पे अगर हम कहें तो इसे संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई थी। इसे संयुक्त प्रांत की संज्ञा दी गई थी। ये 1858 के बाद अगर हम बात करें तो ये 1921 ईस्वी में, अच्छा जब ये संयुक्त प्रांत हुआ करता था उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा होती थी। और बाद में अगर हम ये कहें जब ये 1921 समय में आया तो 1921 में इसकी राजधानी क्या बन गई थी, वो इलाहाबाद इसकी राजधानी बन गई थी। फिर उसके बाद अगर देखें तो 1921 के बाद में 1935 से जब आम चुनाव हुआ और 1937 में जब शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई सुचारू रूप से, तो लखनऊ इसकी राजधानी बना दी गई। और फिर एक ऑफिशियल बजट हुआ हमारे देश का कि 24 जनवरी 1950 से लखनऊ को एक आधिकारिक राजधानी बना दी गई। आधिकारिक राजधानी बना दी गई और इसका ये जो आधिकारिक विषय है उत्तर प्रदेश का वो आ गया। तो ऐसे में आपका जो फर्स्ट नंबर है वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे फर्स्ट नंबर के साथ में गए हैं, जो बच्चे फर्स्ट नंबर को आंसर के तौर पे कहे हैं, जिन्होंने बताया है, उनका सबका सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों 24 जनवरी याद रखेंगे, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी अगर हम कहें तो कब मनाते हैं, इसको हम लोग मनाते हैं 24 जनवरी को। तो 24 जनवरी क्या इसका करेक्ट आंसर है। यस, अब आप देख लीजिए यहाँ 24 जनवरी था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर था, बिल्कुल सही आंसर था। अब आपके सम्मुख अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग यूपी का कौन सा स्थान है। तो आइए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं भारत राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, भारत के राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के हिसाब से अगर हम कहें तो वो है राजस्थान। राजाओं का स्थान राजस्थान। नंबर 2 की बात करें तो महाराष्ट्र। नंबर 3 की बात करें तो मध्य प्रदेश। नंबर 4 की बात करें तो उत्तर प्रदेश। और नंबर 5 की बात करें तो आंध्र प्रदेश। वैसे पहले आंध्र प्रदेश जो था वो चौथे नंबर पे था पहले,
लेकिन जब से तेलंगाना अलग हुआ है तो तेलंगाना के कारण ये 5वें नंबर पे आ गया और हम आ गए चौथे नंबर पे। मध्य प्रदेश आ गया तीसरे पे, ये आ गया सेकंड पे और ये आ गया है फर्स्ट पे। तो ऐसे में आंसर जो है वो हमारा फोर्थ वाला जो है सही है। तो प्यारे बच्चों, जो आंसर फोर्थ है वो क्या है, वो बिल्कुल सही है आपके सामने। तो जो भी बच्चे आंसर नंबर 4 के साथ में जा रहे हैं या 4 नंबर के आंसर को आप बता रहे हैं, आप सभी का क्या है, सही है। यस, फोर्थ नंबर इज अ करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चे, फोर्थ क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून के कारण होती है। तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे अगर हम देखते हैं, ये इस तरह से उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ऐसे करके ऐसे हमें दिखता है ना उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, ऐसे करके ये। तो भारत का की जो जलवायु है, ऐसे अगर हम ये कह दें पश्चिमी और दक्षिणी, तो दक्षिण पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम जलवायु, दक्षिण पश्चिम मानसून ही लेकर आता है इस प्रकार के टर्म को। तो ये टर्म यहाँ पे हो जाते हैं। तो ऐसे में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है, साउथ वेस्ट मानसून जो है वो करेक्ट होना चाहिए प्यारे बच्चों। साउथ वेस्ट मानसून जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, और साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। अगर हम कहें सर्वाधिक वर्षा, तो सबसे अधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा की अगर हम बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है गोरखपुर में, गोरखपुर में। और सबसे कम अगर वर्षा कहें तो सबसे कम वर्षा होती है मथुरा में, मथुरा में कम वर्षा होती है और यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये रहता है इसका आंसर। तो आप देख रहे हैं इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है, आंसर नंबर डी है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में साउथ वेस्ट मानसून के कारण ही इस तरह की वर्षा होती है, जो आपको सामने आपको दिख रहा है। अभी अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोला गोलकर्ण नाथ उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आइए कुछ हम समझते हैं इसको। क्योंकि आप नाम से स्पष्ट है गोला, नाम से क्या स्पष्ट है, गोला गोकर्णनाथ। गोला गोकर्णनाथ जो है, गोला गोकर्णनाथ कहाँ पे है, गोला से आप जान सकते हैं। गोला कहाँ पड़ता है बच्चों, गोला पड़ता है लखीमपुर खीरी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लखीमपुर खीरी। तो आंसर हो जाएगा गोला गोकर्णनाथ, गोकर्णनाथ ये पड़ता है लखीमपुर में। तो आंसर डी सही है। अयोध्या की बात करें तो यहाँ भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है, भगवान रामचंद्र जी का मंदिर है, मंदिर है। भगवान रामचंद्र जी का क्या है यहाँ पे मंदिर है। गोरखपुर में गोरखनाथ, गोरखनाथ टेम्पल, गोरखनाथ मंदिर है। सीतापुर में आपने पढ़ा होगा या जाना होगा, कभी गए भी होंगे, नैमी सरायण, नैमी सरायण का टेम्पल है। तो नीम सार है यहाँ पे, इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये प्रमुख चीजें हैं। हो सकता है भविष्य में यहाँ से भी आपसे कोई प्रश्न पूछे। तो फिलहाल इसका जो आंसर है वो डी है। क्या है आंसर, डी। तो प्यारे बच्चे डी के साथ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आंसर आपको डी मिल रहा है। तो जो भी बच्चे डी के साथ में जा रहे हैं, जो बच्चे डी आंसर बता रहे हैं, उन सभी का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में खेल के सामान का एक बड़ा केंद्र है। अगर हम बात करते हैं खेल के सामान का एक बड़ा केंद्र, उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जो खेल के सामान के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थान है जो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। तो खेल के सामान के लिए जब भी अगर हम बात करते हैं, तो जो सीधे आंसर हमारा आता है वो आता है मेरठ। मेरठ जो है वो खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। मेरठ आप बताएंगे। हाँ, मथुरा भी फेमस है लेकिन उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। तो आइए कुछ बात करते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग आगरा। तो आगरा जो है चर्म उद्योग के लिए फेमस है। आगरा पेठा नगरी भी कही जाती है, पेठा यहाँ का बड़ा फेमस है। मथुरा की बात करें, मथुरा की, तो मथुरा का पेड़ा
मथुरा का पेड़ा फेमस है। कानपुर की अगर बात करें, कानपुर की, तो कानपुर में भी चर्म उद्योग फेमस है, चर्म उद्योग फेमस है। ऐसे ही बात कर ले हम लोग अगर मेरठ की, मेरठ की, तो मेरठ खेल का सामान जो है, खेल का सामान, यहाँ खेल का सामान, लकड़ी का सामान, इसके लिए जो है ये फेमस है। तो इसमें आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये माफ करेंगे, आंसर नंबर डी जो है ये। हाँ, ये भी, यहाँ भी खेल का सामान मिलता है, लेकिन यहाँ ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, खेल का सामान एवं लकड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ज्यादा करेक्ट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि कोसल महाजनपद की राजधानी क्या थी। द कैपिटल ऑफ द कोसल महाजनपद वॉज। तो आइए देख लेते हैं। कोसल की बात करें तो कोसल जनपद की राजधानी है श्रावस्ती, और श्रावस्ती का जो लोकेशन है वो है अयोध्या, अयोध्या और प्लस फैजाबाद। इसका क्या लोकेशन है, इसका लोकेशन है अयोध्या और फैजाबाद, तो ये इसका लोकेशन है। अच्छा, फिर अगर बात करते हैं सारनाथ, सारनाथ, तो आपने पढ़ा होगा काशी, काशी भी 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का हिस्सा था। अगर हम 16 महाजनपदों की बात करें तो उस महाजनपद में काशी की जो राजधानी थी वो राजधानी थी वाराणसी, और वाराणसी वही बनारस का क्षेत्र है, आज भी फेमस है, आप जान रहे हैं बनारस का क्षेत्र है ये। मथुरा की बात करें, मथुरा, ये तो मथुरा भी क्या है, एक नगरीय क्षेत्र है, 16 महाजनपद का एक प्रसिद्ध क्षेत्र था ये भी, मथुरा भी। श्रावस्ती, श्रावस्ती अभी आपने देखा कि पीछे पड़ा था, कौशल का श्रावस्ती। कौशाम्बी वत्स की राजधानी है, ये वत्स की राजधानी है, वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, कौशाम्बी है। तो हमारा जो सही आंसर कोसल है, तो कोसल का श्रावस्ती ही होना चाहिए, कोसल का श्रावस्ती हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, ये यस, श्रावस्ती आप देख रहे हैं। तो प्यारे बच्चे, जो भी श्रावस्ती के साथ गए, श्रावस्ती के पे टिक किए हैं, उन सभी का जो है आंसर बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का दशावतार, गुप्त काल का जो दशावतार टेम्पल है ये कहाँ पर है। अगर हम कहें गुप्त काल का दशावतार टेम्पल कहाँ है, दशावतार अवतार टेम्पल गुप्त काल का कहाँ पर है। तो अगर देखें तो इसके जो ऑप्शन है, अगर बात करते हैं मथुरा है, अयोध्या है, देवगढ़ है या कौशाम्बी है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, देवगढ़ है। तो जो बच्चे देवगढ़ के साथ में जा रहे हैं, जो बच्चे देवगढ़ बता रहे हैं, उन सभी का सही है बिल्कुल देवगढ़। अगर गुप्त काल की बात करते हैं दशावतार टेम्पल की, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, देवगढ़। तो जो भी बच्चे देवगढ़ के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मथुरा की बात करें तो आइए कुछ टेम्पल की हम बात कर लेते हैं। हमारे यहाँ जो प्रसिद्ध टेम्पल है, टेम्पल एंड लोकेशन, जैसे अगर हम बात कहें, आप लोग जानते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी भी आ जाए काशी विश्वनाथ मंदिर तो हमेशा आपको वाराणसी लगाना है। कभी आपका गोरखनाथ मंदिर आ जाए, गोरखनाथ मंदिर, तो आपको गोरखपुर लगाना है। कभी आपका मन कामेश्वर मंदिर आ जाए तो लखनऊ लगा देना है। कभी राम मंदिर की बात की जाए, राम मंदिर की बात आ जाए तो अयोध्या लगाना है। कभी मान लीजिए कृष्ण मंदिर आ जाए, कृष्ण जी का मंदिर, तो इसके लिए आपको मथुरा या गुजरात का द्वारिका कृष्णा के लिए लगाना है। अगर कभी मान लेते हैं नीमसार या नैमिष सरायण भगवान विष्णु का जहाँ चक्र गिरा वहाँ की बात आ जाए तो आपको सीतापुर का क्षेत्र लगाना है। कभी शीतला माता चौकिया धाम आ जाए, शीतला माता धाम अगर आ जाए तो चौकिया में है ये, और ये चौकिया पड़ता है जौनपुर जिले में।
जौनपुर जिले में। तो इस तरह से कुछ टेम्पल आप नोट कर लेंगे। हो सकता है भविष्य में यहाँ से कोई भी एक क्वेश्चन, कोई भी एक टेम्पल से आपसे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न जो है वो पूछा जा सके। तो पूछा जाए तो आप प्रयास ये करें कि आप उसको लगाएं। वैसे फिलहाल यहाँ पे ऑप्शन आपका सी है। अगला प्रश्न है कि रोहेलखंड के संस्थापक कौन थे। तो आइए हम लोग समझते हैं कि रोहेलखंड के संस्थापक कौन थे। तो अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वो कुछ ऐसे है, आप देखते हैं ऐसे करके। ऐसे ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये है पश्चिमी या पश्चिमांचल, ये आता है बुंदेलखंड, ये आता है आपका रोहेलखंड, माफ करेंगे, रोहेलखंड, ये आता है बघेलखंड, और ये आता है हिस्सा पूर्वांचल का। और अगर यहाँ पे देख लें तो ये हो जाता है हिस्सा अवधि या अवध क्षेत्र। तो रोहेलखंड जो है नाम पूरा बना था वो थे अली मोहम्मद खान रोहेली। क्या नाम था उनका? अली मोहम्मद खान रोहेली। तो इसमें पहला जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। अली मोहम्मद खान रोहेली जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट वाला जो है बच्चों क्या है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी हमारे विद्यार्थी पहले ऑप्शन के साथ में गए हैं, जिन्हें पहला ऑप्शन कहा है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। कुषाण की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, कुषाण का मतलब है कि हम कनिष्क की बात कर रहे हैं। कनिष्क राजा जो कनिष्क थे ये कुषाण वंश के अंतिम शासक थे। कुषाण वंश के अंतिम शासक थे, ये अंतिम शासक थे। और इनकी जो थी राजधानी वो दो जगहों पे इनकी राजधानी थी। इनका समय काल था 78 से लेके 102 ईस्वी का। इनकी एक राजधानी थी पुरुषपुर और एक राजधानी थी मथुरा। एक राजधानी थी पुरुषपुर, एक थी मथुरा। तो मथुरा इनकी जो है थी वो क्या थी, वो सेकंड कैपिटल थी मथुरा। तो ऐसे में मथुरा जो है वो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों। मथुरा जो है वो क्या है, सही आंसर है मथुरा। यस, देखिए मथुरा जो है वो क्या है, एकदम सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आजाद कहाँ मुठभेड़ में शहीद हुए? वेयर वॉज द चंद्रशेखर आजाद मार्टियर्ड इन द एनकाउंटर? सबसे पहले देखें, चंद्रशेखर आजाद जो है आजाद ख्यालात के प्राणी थे। आजाद जी का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा, जहाँ पे आज केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। आजाद HRA कमेटी, काकोरी ट्रेन लूट का कांड हुआ था। HSRA कमेटी, केंद्रीय विधानसभा पे बम कांड का समय हुआ था। इसके बाद में तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम कहें, सैंडर्स को गोली मारने की हत्या के लिए लाहौर कॉन्स्पिरेसी में भी इनका काम हाथ था। लाहौर कॉन्स्पिरेसी माने लाहौर षड्यंत्र में भी इनका साथ था। इन तीनों जगहों पे था। और इलाहाबाद में एक पार्क था एल्फर्ड पार्क। एल्फर्ड पार्क में अंग्रेजों से मुठभेड़ में गोली के दौरान इन्होंने स्वयं को गोली मार ली। अंग्रेज कभी भी इन्हें पकड़ नहीं पाए, इसलिए ये आज़ाद रहे, आज़ाद ख्यालात के प्राणी थे। इसका जो सही आंसर है वो क्या है, आज़ाद। जो भी बच्चे आज़ाद के साथ गए हैं, आज़ाद किया है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1946 में आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो आइए देखें, कांग्रेस कॉन्फ्रेंस
कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो 1946 एडी में ये जो कॉन्फ्रेंस किया गया था ये किया गया था मेरठ में और उस समय आपने नाम सुना होगा जेबी कृपलानी ये प्रमुख थे और ये कह दें मेरठ में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। मेरठ में मुंबई में हुआ था सम्मेलन कांग्रेस का 1885 में, जहां से इसकी स्थापना प्रारंभ हुई थी। लाहौर में ये हुआ था 1929 जब पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये स्वतंत्रता के समय 1946 जेबी कृपलानी इसके अध्यक्षता थे। लखनऊ में 1916 में हुआ जब अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस नरम दल गरम दल एक हो गए और मुस्लिम संघ भी इनके साथ में आकर एक साथ खड़ा हो गया था। तो ये काम हुआ था इनके साथ में समय में। तो आप देख रहे हैं जो आपका सही आंसर है प्यारे बच्चों वो क्या है। सही आंसर आपका जो है वो है ऑप्शन नंबर सी माने मेरठ। अगला है सुचेता कृपलानी का जन्म किस शहर में हुआ है। तो आइए जाने क्या इसका सही आंसर है। वैसे इसका आंसर जो है वो सीधे अम्बाला होगा। आपके एक कुछ के लिए अगर जानना चाहें आप सभी तो सुचेता कृपलानी एक महिला क्रांतिकारी थी, एक जाबाज महिला क्रांतिकारी थी, एक महिला क्रांतिकारी थी ये। और अगर हम ये कहें सुचेता कृपलानी 1963 से लेके 1967 और 68 तक लगभग उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। फर्स्ट फीमेल सीएम ऑफ यूपी। इनका जन्म हुआ था अम्बाला में। अम्बाला कहाँ पड़ता है? पंजाब में। अम्बाला में इनका जन्म हुआ था। अम्बाला, ठीक है। तो अम्बाला जो है बच्चों वो बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे अम्बाला के साथ में गए अम्बाला बताएं उन सभी का बिल्कुल सही है। अम्बाला इज का करेक्ट आंसर। अम्बाला क्या है? एकदम सही है। अब अगला प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डॉल्फिन अभयारण्य बनाने की घोषणा की है? आइए पहले थोड़ा समझे इसके बारे में। डॉल्फिन को गंगा नदी का जलीय या अगर सही कहें तो राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। इसके बाद में अगर हम कहें डॉल्फिन के लिए तो डॉल्फिन का जो अभयारण्य बनाया गया वो बनाया गया था, बनाए जाने की जो प्रस्तावना है वो इटावा के पास है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों क्षेत्रों को टच करने वाली जो एक नदी का क्षेत्र है चंबल नदी के निकट इटावा के पास ये प्रस्ताव रखा गया है अभी, ठीक है। तो ये है इसका सही आंसर आपके सामने। तो इसका आंसर जो है बेटा क्या है वो बी हो जाएगा, इटावा क्षेत्र। तो जो भी बच्चे हमारे इटावा क्षेत्र के साथ में जा रहे हैं उन सभी का बिल्कुल सही आंसर है। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो समझो बेटा, नंद बाबा दूध मिशन, ये जो मिशन है ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यह व्यवस्था जो है प्रारंभ की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूपी गवर्नमेंट। सो यूपी गवर्नमेंट इज अ करेक्ट आंसर। इसके अंतर्गत उच्च किस्म की नस्लों वाली गाय
को रखा जाएगा, जिनसे अधिक से अधिक दूध का उत्पादन हो सके। उनकी नई प्रजातियों के खोज के बारे में रिसर्च होगा और हम उन्हें अच्छा चारा, अच्छा भोजन देने का प्रयास करते हैं। तो सही आंसर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टाम्प चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी को मान्यता देने की घोषणा की है? Which of the state government have recently renounced recognition of the power of attorney to stop stamp theft? तो अगर हम इसे समझें, हमारे देश में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1901 है, जिसमें धारा 47A स्टाम्प चोरी को बताता है। स्टाम्प चोरी अधिनियम को परिभाषित करता है। परिभाषित करता है। और अगर ये समझें कि जो इस भारतीय स्टैंप है, भारतीय स्टैंप की चोरी रोकने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की गई है। पावर ऑफ अटॉर्नी की बात की गई है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए सही है। तो जो भी बच्चे यूपी सरकार के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो बच्चे उत्तर प्रदेश के साथ टिक किए होंगे, उत्तर प्रदेश का आपने आंसर किया होगा, प्यारे बच्चों, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब आपके सामने जो हमारा अगला प्रश्न है वो आ चुका है। उत्तर प्रदेश के नए कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आईपीएस श्री विजय कुमार को किया गया है बच्चा। डीजीपी सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। इसे पूरा नाम होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इसके लिए रखा गया है आईपीएस या जो डीजीपी हैं श्री विजय कुमार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। जो बच्चे डी के साथ में जा रहे हैं, डी बिल्कुल जो है विजय कुमार बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश के किस विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक अश्वगंधा के अणु से कोरोना वायरस के जीन को नष्ट करने की सफलता हासिल की है? केजीएमसी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये तो आप जान रहे हैं बच्चा, लखनऊ में ही है। ठीक है, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस माने एसजीपीजीआई, एसजीपीजीआई ये भी लखनऊ में ही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू काशी में है, और एयू नहीं, एयू तो इलाहाबाद में ही है। तो जो इसका सही आंसर है, अश्वगंधा से कोरोना वायरस को मारने की सफलता हासिल की है, इसके लिए बीएचयू है। बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न कई बार आया है बच्चों, आप इसको भी याद रखेंगे। मदन मोहन मालवीय 1916 तो इन्होंने इसमें उपलब्धता जो है हासिल की है। तो क्या है आंसर आपका? सी आंसर जो है प्यारे बच्चों वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, एक्वा एसिनस, एक्वा एसिनस द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल? एक्वा एसिनस किसका वैज्ञानिक नाम है? डंकी, काऊ, डियर, कंगारू? तो याद रखें, जहां पे लग जाता है एक्वा, तो एक्वास का मतलब होता है वो घोड़े नुमा कोई आकृति दिखती हो, घोड़े या गधे नुमा। तो आकृति के हिसाब से ये जो है डंकी होना चाहिए। एसिनस जो है डंकी के लिए होता है। किसके लिए? डंकी, तो गधा। यस, सही आंसर है। जैसे फैमिली स्कैटस आ जाए तो काऊ के लिए हो जाता, ये बिल्ली बिल्ली के लिए हो जाता है।
तो इन सब के अलग अलग होते हैं बच्चे। तो इसका सही आंसर क्या है? डंकी। अगला है स्वर्णिम क्रांति का तात्पर्य किससे है? स्वर्णिम क्रांति बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान देते हैं हम सभी स्वर्णिम क्रांति के लिए। स्वर्णिम क्रांति होती है बागवानी के लिए। किसके लिए होता है? बागवानी। और जहां पे बागवानी जैसा टर्म आए तो वहां टर्म प्रयोग करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर। क्या प्रयोग करते हैं टर्म? हॉर्टिकल्चर। तो वहां हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी से। तो ऐसे में यस, सी इज द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर क्या है? बागवानी के लिए। ऑयल सीड्स की अगर बात करते हैं तो इसके लिए होती है पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन। पल्स दाल के लिए, दाल में भी पीली क्रांति लगती है। अनाज के लिए तो लगती है हरित क्रांति। सीरियल्स माने अनाज, अनाज के लिए हरित क्रांति। हॉर्टिकल्चर के ये बागवानी के लिए लगती है, बागवानी। तो आंसर जो है वो हो जाएगा बागवानी माने सी। तो सी के साथ में जो बच्चे जा रहे हैं उन सबका आंसर देखिए बिल्कुल सही है। तो जो बच्चे सी आंसर बताए हैं या सी आंसर किए हैं उन सभी का क्या है? बिल्कुल करेक्ट है या बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, वहां कोई गलती नहीं है। ओके, अब आपके सामने एक अगला क्वेश्चन हमारा है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इन अ प्रोसेस विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इज द प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन स्थिर रहता है प्रक्रिया कहलाती है। देखिए, जब भी थर्मोडायनेमिक की बात की जाए, समझे पहले, जब भी थर्मोडायनामिक की बात अगर की जाती है, थर्मोडायनेमिक की बात की जाए और वहां वॉल्यूम स्टे हो जाए या सस्टेन हो जाए, रुक जाए मान लो, तो ऐसे में हम कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब होता है एक समान। आइसो माने एक समान। अब यहाँ भी आइसो, यहाँ भी, यहाँ दोनों नहीं थी, तो मतलब या तो ये होगा। अब ये लिखा है बैरिक, ये लिखा है कोहरिक, तो यहाँ पे बनता है कोहरिक टर्म। कोहरिक टर्म का मतलब होता है जहां पे हम डायनेमिक या स्टे वैल्यू को स्थिर रखने का प्रयास करते हैं, तो स्थिर रखने के प्रयास के लिए बन जाता है टर्म आइसो कोहरिक। ठीक है, बैरिक नहीं, बैरिक में जो है दाब को समान रखा जाता है कहीं, तो ये आइसोकोहरिक जो है, आइसोकोहरिक टर्म जो है ये सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बच्चे हमारे ऑप्शन नंबर बी के साथ में जा रहे थे उन सभी का आंसर जो है बच्चों वो क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल ही सही है, कोई गलत यहाँ पे आंसर आपका नहीं है। अभी अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। आइए कुछ हम लोग देख लेते हैं एक बार फिर से। जैसे अगर हम बात करते हैं कुछ अभ्यारण्य की, अभ्यारण्य या हम ये कह दें राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, जैसे यहाँ जो दिए हैं सिर्फ उतने की बात करें। जैसे अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, तो ऐसे में यहाँ पे टाइगर रिजर्व तो नहीं है, टाइगर रिजर्व यहाँ पे तो नहीं है। हाँ, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करते हैं, जैसे राजस्थान में जो अभ्यारण्य हैं उनके नाम हैं, जैसे सरिस्का, आपने पढ़ा होगा कभी सरिस्का, जैसे रणथंभौर, रणथंभौर, जैसे अभी देखा कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में, हाँ यहाँ अगर आपको देखें तो आपको कुंद्रेमुख मिलेगा, कुंद्रेमुख अब अभ्यारण्य मिलेगा, राष्ट्रीय उद्यान करके यहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऐसे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ इंद्रावती जो है, इंद्रावती, इंद्रावती है। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा रहता है ना बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान,
या अगर एक और हम बात करें यहाँ पे सुंदरवन अभ्यारण्य यहाँ पे है, तो ये सारे अभ्यारण्य जो है वहाँ इन क्षेत्रों में हमें दिखते हैं। तो इसका आंसर जो है वो क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो प्यारे बच्चों छत्तीसगढ़ जो जा रहे हैं बिल्कुल वो आप सही जा रहे हैं आप सभी, ठीक है। छत्तीसगढ़ जो था वो सही था। अगला है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है। ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप इसको अच्छे से समझ पाए होंगे या देखेंगे। क्वेश्चन है ताली को समझिएगा इसको ध्यान से, तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया है। तो कई ऑप्शन है, 1565, 1526, 1586 या 1576। तो इसका जो आंसर है वो है 1575। आइए जाने। तालीकोटा का युद्ध जो है ये युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अब 1565 के युद्ध में इसमें एक तरफ से मराठा साम्राज्य था और एक तरफ से दक्षिण भारतीय राजाओं, ये कह दें राजवंशों का था युद्ध, राजवंशों का युद्ध था। और ये तालीकोटा का युद्ध हुआ था जो वर्तमान में कर्नाटका रीजन पे है। 1526 की बात करें तो 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था, और पानीपत का ये प्रथम युद्ध था। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इस युद्ध में बाबर का युद्ध हुआ था। बाबर का किससे हुआ था, इब्राहिम लोधी के साथ में ये युद्ध था। इब्राहिम लोधी के साथ में बाबर और इब्राहिम लोधी का युद्ध हुआ था। 1585 में कोई युद्ध नहीं है, यह समय काल अकबर का है, जब अकबर ने मनसबदारी या आईने दहसाला की व्यवस्था बनाई थी। तो भारतीय इतिहास में आईने दहसाला का समय है, काल है ये इस समय का। 1576 की बात करें तो 18 जून और 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। कई बार इस युद्ध को भी पूछा गया है बच्चों। हल्दी घाटी महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। तो ये अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था, महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ये हल्दी घाटी का युद्ध था। इस हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की क्या हुई थी, अकबर की विजय हुई थी। तो अकबर की विजय हुई थी इस युद्ध में। तो इसका जो सही आंसर था वो 1565 था। तो आइए देख लें बच्चों। यस, बिल्कुल आपके सामने जो है 1565 जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था, 1565। तो 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें मराठा और दक्षिण भारतीय राजवंशों के मध्य में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में जो है जी बिल्कुल रहा है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। और बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे ही दिया है, आपने देख लिया। तो बेटा आज का जो सेशन है वो हम अब यहीं पर समाप्त करते हैं। और आज का जो सेशन है स्टेट एसटी नंबर 38 था, और स्टेट एसटी नंबर 38 हम यहाँ पे सफलतापूर्वक कंप्लीट कर चुके हैं और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट जो हमारी एसटी होगी, स्टेट का स्पीड टेस्ट नंबर 39 होगा। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.